नमस्कार, जनरल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में दो ऐसी घटनाएं हुई या दो ऐसे मामले हुए जिसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में रही। ठीक है, उन दो घटनाओं से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई प्रश्न उठे। कई प्रश्न उठना लाजमी भी है, लेकिन इससे संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न उठे। हमारी मीडिया में अनफॉर्चुनेटली राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो सवाल हैं, जो सवाल जरूरी है, जो सवाल उठने चाहिए, वो सवाल पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। उस सवाल पूरी तरीके से नदारद है हमारी मीडिया में। तो चूंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सारे सवाल आज इस वीडियो में हम समझने का और उस सवाल को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले समझते हैं वो दो घटनाएं जो कुछ दिनों में भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही। पहला, भारत के जो जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर थे, उपराज्यपाल जहां पे होता है, वो थे हमारे सत्यपाल मलिक। और सत्यपाल मलिक जी ने एक इंटरव्यू दिया द वायर के करण थापर जी को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारे आरोप लगाए भारत सरकार पे और भारत सरकार के अन्य संस्थाओं पे भी। ठीक है, तो बहुत सारे राजनीतिक पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ये बीजेपी जाने, कांग्रेस जाने और उनके वोटर जाने, लेकिन जो सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित थे, जिसका संबंध सीधे हमारे नेशनल इंटरेस्ट से है, उन सवाल, वो ऐसे भी सवाल उठाए जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो दूसरी खबर थी, वो थी, ये खबर आप सब तक पहुंची गई होगी कि यूपी के एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। तो इससे क्या प्रश्न उठते हैं, ये हत्या क्या था, ये मामला क्या था, ये कौन था, ये सारी चीजें आप मीडिया में देख चुके हैं, लेकिन इससे जरूरी कौन से ऐसे प्रश्न उठते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं सत्यपाल मलिक द्वारा लगाए गए आरोप। पहले आरोप देखेंगे, फिर इससे क्या प्रश्न उठते हैं वो समझेंगे। देखिए, सबसे पहला जो इन्होंने आरोप लगाया अपने इस इंटरव्यू में, वो लगाया कि गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को जहाज देने से मना कर दिया। मतलब सीआरपीएफ अपने जवानों को एक दूसरे से दूसरे जगह ट्रांसफर करना चाहती थी, ले जाना चाहती थी, और उसके लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय से सीआरपीएफ ने कुछ जहाज मांगे थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने रिफ्यूज कर दिया। हालांकि स्टेटमेंट सही है गलत मैं नहीं जानता, ये वो स्टेटमेंट है जो आरोप सत्यपाल मलिक जी ने लगाए हैं। ठीक है, अब इससे तीन तरीके के सवाल उठते हैं, और इसमें पार्टी कौन है, गृह मंत्रालय है और सीआरपीएफ है। तीन तरह के प्रश्न कौन कौन से उठते हैं। पहला, कि गृह मंत्रालय को यह जवाब देना चाहिए कि क्या यह आरोप जो लगाया गया है सत्यपाल मलिक जी द्वारा, वो आरोप सही है, या फिर ये सत्यपाल मलिक सिर्फ मनगढ़ंत बातें बोल रहा है अपने किसी निजी लाभ के लिए। पहला बात तो ये। जो दूसरी इसमें पार्टी है वो सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ को आकर के सामने ये बताना चाहिए कि क्या सीआरपीएफ ने वास्तव में जहाज मांगे थे, और अगर जहाज नहीं मिला तो कहीं ये कोई रूटीन प्रोसेस का हिस्सा तो नहीं, या वास्तविकता जरूरत थी और गृह मंत्रालय ने नहीं दिए। इस चीजों पर पूरी तरीके से खामोशी है सरकार की तरफ से भी, सीआरपीएफ की तरफ से भी। तो ऐसे में जितनी खामोशी होगी सवाल और बढ़ते जाएंगे, और जितनी सन्नाटा रहेगा लोगों का शक और बढ़ता जाएगा। तो ये जो दो सवाल हैं वो बहुत जरूरी है हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए कि इन दोनों सवालों को एड्रेस किया जाए। दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाया वो लगाया कि सेना के कॉन्वॉय को जाने के लिए, जो सेना का बड़ा कॉन्वॉय जाता है, जो जत्था जाता है, तो जितने भी लिंक रोड थे उस रास्ते में जहां से सेना जा रही थी, उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। इसमें जो पार्टी है जिससे सवाल होने चाहिए, एक है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, कि क्या ये वास्तव में कोई किसी प्रकार के लिंक रोड पे किसी प्रकार का मॉनिटरिंग नहीं की गई, या फिर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कोताही की, या फिर सरकार मतलब गृह मंत्रालय की तरफ से ये चूक हुई है। ये सवाल उठते हैं क्योंकि ये सवाल हमारे सेना के सिक्योरिटी और एक तरीके से हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। जो तीसरा उन्होंने सवाल उठाया कि बड़ी मात्रा में आरडीएक्स लेकर के वो व्यक्ति घूमता रहा जो दोषी था पुलवामा अटैक का, जिसमें हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स लेकर घूमता रहा, तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाहे आईबी है या कोई एनआईए है और भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनसे यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में उनकी लापरवाही थी। अगर लापरवाही थी, नेग्लिजेंस था, तो इस पे अभी तक सरकार ने या रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी ने इसको लेकर के कौन सी कार्रवाई की, ऐसे कौन सी काम किया जिससे
भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो पाए, इतनी बड़ी मात्रा में कोई आरडीएक्स लेकर के या तो पाकिस्तान से आया हो या कहीं से आया हो, तो वो कैसे पकड़ा नहीं गया, तो इसको लेकर के सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, वो जरूरी सवाल है। उस सवाल को एड्रेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला जो उन्होंने आरोप लगाया हमारे प्राइम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पे लगाया कि उन्होंने इस घटना के बाद इन्हें फोर्स किया कि वो चुप रहे, इस घटना पे कुछ ना बोले। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर बड़े लेवल पे कोई टॉक होता है तो वो टॉक कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, क्योंकि वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर सत्यपाल मलिक ये आरोप लगा रहे हैं और खुले में ये बात बोल रहे हैं, तो ये बात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को क्लियर करनी चाहिए थी, या करनी चाहिए भी, अभी भी समय है कि या तो सत्यपाल मलिक की बातों को कैटेगोरिकली खारिज कर दे कि नहीं वो एकदम झूठ बोल रहे हैं, या फिर अगर वो ऐसे कोई कॉन्फिडेंशियल बातों को वो उजागर कर रहे हैं तो ये एक्ट ऑफ क्राइम में आता है, नेशनल सिक्योरिटी के एक्ट ऑफ क्राइम में आता है। तो उसको पकड़ के ये पूछताछ होनी चाहिए कि इस कॉन्फिडेंशियल बात को क्यों सामने ला रहे हैं। ठीक है, अगला जो है कि उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी, ये जो पूरा मामला हुआ था पुलवामा का, उसका आरोप पाकिस्तान पे लगा करके पॉलिटिकली अपने आप को फायदा पहुंचाना चाह रही थी, क्योंकि 2019 का चुनाव होने वाला था। अब देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा आरोप है और इसका फायदा पाकिस्तान हमेशा के लिए उठा सकता है, जिससे भारत के केस कमजोर होगा। ऐसे में पूरी बीजेपी को आकर के सामने आकर के इस बात का जवाब देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, ये बात क्लियर करनी चाहिए इनके द्वारा लगाया गया आरोप कितना सही है। और इन सब में जो सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से जिसका सबसे बड़ा रोल होना चाहिए था, वो थी हमारी मीडिया, जो क्लेम करती है कि वो डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर है। ठीक है ना, और बहुत जगह उसको माना भी जाता है। तो मीडिया का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी ये थी और है भी कि इन सारे पक्ष पे वो इन सब चीज का ट्रायल करे, सरकार से भी सवाल करे, सत्यपाल मलिक से भी सवाल करे, सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग करे और उस सच्चाई की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करे। या तो इसमें सत्यपाल मलिक पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं, या उनका कोई हिडन एजेंडा है, या फिर सरकार हमसे बहुत कुछ छुपा रही है, सरकार ने हम सबको अंधेरे में रखा है। तो ये काम मीडिया का होता है, और जितनी बारीकी से और जितनी जल्दी सारी सच्चाई सामने आएगी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इससे हमारी सोसाइटी में और मजबूती आएगी, हमारे जो अथॉरिटीज है उनमें और मजबूती आएगी, हमारी सिक्योरिटी और स्ट्रांग होगी। तो ये सारे जो जरूरी सवाल है वो सवाल एकदम से पूछे जाने चाहिए, उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए, अब देखेंगे कि ये जो प्रकरण हुआ है उसका क्या नुकसान हो सकता है भारत को, मतलब संभावित नुकसान क्या हो सकता है। देखिए, जो सबसे पहला नुकसान हो सकता है कि भारत के जो आतंकवाद संबंधित केस है, ठीक है ना, वो कमजोर हो जाएगा। भारत का मतलब पिछले 40-45 सालों से, अगर 1980 से भी मान ले, तो भारत आतंकवाद का बहुत बड़ा विक्टिम रहा, आतंकवाद से बहुत ज्यादा पीड़ित रहा है। हमारे हजारों इनोसेंट लोगों की जान गई है आतंकवादी हमले में, हजारों जवानों की जान गई है, कई सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों की जान गई है। तो ऐसे में अगर इस तरीके की बातें कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठा हो, ऐसे में पाकिस्तान, हमारा भारत का जो केस है आतंकवाद को लेकर दुनिया में, यूनाइटेड नेशन, वो कमजोर पड़ेगा और ये 40 साल के भारत का मेहनत है वो शायद पानी में चला जाए, क्योंकि भारत 40 सालों से आतंकवाद से पीड़ित रहा है और इसका सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप, मतलब स्पॉन्सर किसी ने किया भारत में, वो पाकिस्तान रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और भारत के लिए एक बहुत बड़ा बिग ब्लो हो सकता है। ठीक है, अगला जो नुकसान हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन इसका उपयोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए कर सकते हैं, जो कि वो करेंगे भी। आप इसका देख सकते हैं कि खबर आने के बाद से ही पाकिस्तान के मीडिया में ये खबर पूरी तरीके से कवर की जाने लगी। देखिए, द डॉन की खबर है कि उन्होंने कैसे इसको पूरा पॉलिटिसाइज करके और भी मसाला लगा करके इसको पब्लिश किया है कि भारत के पूर्व गवर्नर मोदी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए पाकिस्तान पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जो सबसे बड़ा परपिट्रेटर है, दोषी है आतंकवाद को प्रमोट करने में, अब पाकिस्तान भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल प्लेस पे जाके इस इंटरव्यू को कोट कर सकता है कि नहीं, भारत सरकार एक्चुअली पाकिस्तान पे झूठा आरोप लगाती रही है। ठीक है, तो भारत सरकार ने जितने सारे भी प्रयास किए, चाहे वो FATF हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके माध्यम से पाकिस्तान पे बैन लगाया गया, पाकिस्तान के एंटी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग है उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। लंबे समय तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति और डाउन हो गई। तो ये सारी चीजें
सबोटाज हो सकती हैं, कम हो सकती है। इसके अलावा जो 1267 के तहत, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल है 1267, जिसके तहत भारत कई आतंकवादियों को जो पाकिस्तान में है उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आतंकवादी घोषित कराने का जो प्रयास करता है, वो प्रयास अब और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि भारत पे ये आरोप लगाएगा पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर कि भारत की सरकार प्रोपेगेंडा करके झूठा आरोप लगाएगा पाकिस्तान पे टेररिज्म का चार्ज लगाती है। तो ये भारतीय जो डिप्लोमेट्स है जिनकी लंबे समय से मेहनत रही है और कि जो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज हैं, उनको किस तरीके से एक्सपोज किया जाए, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बिग ब्लो होगा। ये भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है। ठीक है, जो अगला नुकसान हो सकता है कि भारत की छवि पूरी दुनिया में जो एक व्हाइट छवि है, एक शांति प्रिय देश की छवि, एक पॉजिटिव देश की छवि है, उस छवि को नुकसान पहुंच सकता है कि टेररिज्म, जिसका भारत बहुत बड़ा विक्टिम रहा है, जिसकी विक्टिम लगभग दुनिया के सारे देश रहे हैं, उसका प्रयोग भारत अपने पीटी पॉलिटिक्स के लिए करता है। तो ये भारत की छवि के लिए बहुत ही खराब चीज है। अगला है जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसी है, इस पे भरोसा न सिर्फ दुनिया के इन्वेस्टर का कम होगा, बल्कि आंतरिक रूप से भारत के लोगों का भरोसा कम होगा। और जितनी इस मामले पे और चुप्पी रहेगी, जितना चीजें ओपिक रहेंगी, मतलब दिखेगी नहीं, क्लियरिटी नहीं आएगी, लोगों का संदेह, स्केप्टिसिज्म और बढ़ता जाएगा। और इससे हमारी सिक्योरिटी एजेंसी पे भरोसा कम होता है, इन्वेस्टर का भरोसा कम होता है, बाहर से जो लोग भारत में आना चाहते हैं उनका भरोसा कम होता है। हमारी जो काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसने पिछले 10-15 सालों में बहुत ही शानदार काम किए हैं, तो वो सारे काम सबोटाज हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिग ब्लो हो सकता है भारत के लिए। अगला है जिसकी संभावना भी है कि सेना में जो वर्तमान में लोग काम कर रहे हैं, जो युवा काम कर रहे हैं, या फिर वो सारे यूथ जो सेना में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, उनका मनोबल कम हो सकता है जब उनको इस बात का पता चलेगा, या फिर जब उनके मन में ये संदेह बढ़ जाएगा कि भारत सरकार या जो हमारी पॉलिटिक्स है वो अपने निजी फायदे के लिए सेना को यूज करती है, सेना का राजनीतिकरण करती है। ऐसे में ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा भारत में, सेना में एक तरीके से अपने भरोसा को बढ़ाने के लिए। ये सारे नुकसान हो सकते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चैलेंज है, सिर्फ एक इंटरव्यू से। और इस पर जितनी खामोशी रहेगी सरकार की, उतनी और नुकसान होता जाएगा भारत को। ये बहुत जरूरी है कि मीडिया और सरकार और जो भी इसमें पक्ष है वो सब आकर के जल्द से जल्द इस चीज को और क्लैरिटी से सामने लाएं और इस पे इसके जितने भी पक्ष है उन सबको उजागर करें। ठीक है सॉरी। अब देखेंगे अगला मामला। अगला मामला अतीक अहमद का मामला है। देखिए अतीक अहमद कौन था, उसने कौन कौन से केस किए, उस पे 160 से ज्यादा केसेस थे, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस थे, बहुत सारे सिविल केसेस थे। वो सारी चीजें आपको मीडिया में बहुत दिनों से पता चल गई होंगी। ठीक है, हमारा मुद्दा वो नहीं है। जो इनकाउंटर हुआ अतीक अहमद का, उससे संबंधित, या फिर जो अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल्स, गुंडे पूरे देश भर में बढ़ जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, उससे संबंधित जो भी जरूरी प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम आज इसमें रेखांकित कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यूपी पुलिस ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अतीक अहमद का संबंध आईएसआई से। आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो भारत के खिलाफ टेररिज्म को प्रमोट करने में या भारत में ब्लास्ट कराने में या फिर और किसी तरीके से डिस्टेबलाइजेशन कराने में बहुत ज्यादा योगदान रहता है आईएसआई का। तो आईएसआई एक बहुत ही खतरनाक संस्था है भारत के लिए। ठीक है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। तो पुलिस ने कहा कि अतीक अहमद का संबंध आईएसआई से था। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात बोली है यूपी पुलिस ने, क्योंकि अगर अतीक अहमद का संबंध आईएसआई से था और वैसा व्यक्ति भारत के पार्लियामेंट में बैठता है, ठीक है, वैसा व्यक्ति भारत के एक बड़े राज्य के विधानसभा में बैठता है, ठीक है, उसके परिवार के लोग अलग अलग पॉलिटिकल पद पे रहते हैं, ऐसे में उसका जिंदा रहना और पुलिस द्वारा उसको इंटेरोगेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके पकड़े जाने से और उसके माध्यम से आईएसआई के बहुत बड़े नेटवर्क का पता लग सकता था। और भारत में हो सकता है भविष्य में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो आईएसआई के माध्यम से हो रही हो, या उसके और भी लोग जो भारत भर में फैले हुए हों, उनको पकड़ने में आसानी हो सकती थी। भारत का केस स्ट्रांग हो सकता था, कुछ ऐसा सबूत उसे मिल जाता जिसको हम डोजियर बना के दुनिया भर में पेश कर सकते थे। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप इस बात को समझिए कि जब मुंबई हमला हुआ था 2008 में, तो उस समय हेमंत करकरे, आपको नाम याद होगा, वो जाबाज पुलिस ऑफिसर, उन्होंने अपने जान पे खेल करके जो अजमल कासाब था उसको जिंदा पकड़ा गया था। और उस समय के मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस का ये स्टेटमेंट है कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कसाब को अपने लोगों से, यानी पुलिस के खुद के लोगों से जिंदा बचाना,
क्योंकि वो इतने गुस्से में थे, क्योंकि भारत में बहुत वो हीनियस हमला हुआ था, तो वो इतने गुस्से में थे कि वो कसाब को खुद मार देते। तो कसाब का जिंदा पकड़ा कितना जरूरी था कि कसाब जिंदा पकड़ा गया तो पूरी दुनिया ने भारत के इस केस को माना कि हाँ, ये टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे। इनफैक्ट पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मीडिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया, उसका घर दिखाया कि हाँ, कसाब यहाँ से गया था। तो ऐसे में ये सवाल पूरी तरीके से कंप्लीटली ब्लैक आउट है हमारी मीडिया में कि ये सवाल उठना चाहिए पुलिस पे कि जिस एक व्यक्ति से इतने बड़े तंत्र का पता लगाया सकता था जो भारत के खिलाफ काम करता है, उसको इतनी कम सुरक्षा क्यों दी गई? पुलिस ने इतने बड़े अपराधी की सुरक्षा में ऐसी कोताही क्यों बरती? ठीक है ना? हो सकता है कि आईएसआई द्वारा ही भेजे गए वो 3 अपराधी हैं जिन्होंने इसकी हत्या कर दी। तो जो कितना बड़ा एक पर्दाफाश हो सकता था, आईएसआई का नेटवर्क को पकड़ा जा सकता था, वो पूरी तरीके से अब सबोटाज हो गया क्योंकि अब अतीक अहमद जिंदा नहीं है। ठीक है? तो ये हमने एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी यूपी पुलिस की कोताही से हमने खो दिया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को हम और बढ़ा सकते थे। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और खतरा बढ़ गया। ठीक है? इसके अलावा जो अतीक के हत्यारे हैं, उसकी पुलिस ने पुलिस कस्टडी तक नहीं मांगी, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जबकि अगर पुलिस खुद बोल रही है कि इनका आईएसआई से संबंध है, तो वो जो तीनों अपराधी जिन्होंने हत्या की है, वो हो सकता है कि आईएसआई द्वारा फंडेड हो, तो उनको पकड़कर पुलिस को ये पूछताछ करनी चाहिए थी कि एक्चुअली उनके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, और भारत में अगर ऐसा कोई तंत्र है जो आईएसआई अभी भी ऑपरेट कर रही है, तो उसका उजागर हो सकता था। तो ये दोनों मामले हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं, जो पूरी तरीके से यूपी पुलिस की लापरवाही से अब खत्म, मतलब एक तरीके से वो अपॉर्चुनिटी भारत ने खो दी है, यूपी पुलिस ने खो दी है। तो ये एक बहुत बड़ी, एक कह सकते हैं बिग ब्लो है या शिकस्त है भारतीय पुलिस के लिए। अगला सवाल हमारे माननीय न्यायालय ऑनरेबल जुडिशियरी से है। देखिए, अगर कोई भी अपराधी इतना बड़ा हो गया है और अतीक अहमद जो पिछले 40 सालों से इसी तरीके से घूमता रहा और न्यायालय उसे सजा देने में सक्षम नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से सेटबैक है न्यायालय के लिए कि इतना दुर्दांत अपराधी इतने सालों तक कैसा घूमता रहा। और अगर वो इतने सालों तक खुलेआम घूमता रहेगा और लोगों की हत्या करता रहेगा, तो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है या इनकाउंटर है, लोग इसी को एक विकल्प के तौर पे देखने लगेंगे अगर न्याय इतना विलंब से हो जाएगा। ठीक है? जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड हम मानते हैं, तो अगर न्यायालय में इतनी देरी होगी तो न्यायालय को भी ये बात सोचनी होगी कि धीरे धीरे इनकाउंटर को लोग लेजिटिमेट करते जाएंगे, उसी को सही मानने लगेंगे। ठीक है? और दूसरा, इससे क्या होगा, अगर न्यायिक व्यवस्था में धीरे धीरे लोगों का भरोसा कम होता जाएगा और पुलिस द्वारा जो इनकाउंटर किए जाते हैं, भीड़ द्वारा किसी को मार दिया जाता है, उस प्रथा को लोग प्रमोट करने लगेंगे, तो धीरे धीरे न्यायालय के अस्तित्व के लिए खतरा हो जाएगा। और ऐसे में किसी भी सोसाइटी, किसी भी रूल ऑफ लॉ वाले देश को, संविधानवाद से चलने वाले देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगला प्रश्न हमारी राजनीतिक पार्टियों से पूछी जानी चाहिए, सारी राजनीतिक पार्टियों से। पूरे भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां, एटलीस्ट जितनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, उन सब में ऐसे अपराधी हैं जो किसी न किसी पार्टी के संरक्षण में हैं। आप किसी पार्टी का नाम ले लीजिए, चाहे वो जेडीयू का नाम ले लीजिए, आरजेडी का नाम ले लीजिए, सपा का नाम ले लीजिए, किसी का नाम ले लीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, सब में ऐसी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो जिन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेज है। तो राजनीतिक पार्टियों को भी ये सोचना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, और जिससे धीरे धीरे वो इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर को अपनी उंगली पे वो नचाने लगते हैं। और ऐसे कई मामले हमने इंडिया भर में देखे हैं। ठीक है? और राजनीतिक पार्टियों से ये भी सवाल होना चाहिए कि एक आम सहमति उनके बीच क्यों नहीं बन पाती कि जितने भी क्रिमिनल लोग हैं उनको कोई पार्टी टिकट नहीं देगी, या फिर उनको राजनीति से कैसे दूर किया जाए। ठीक है? क्योंकि जब तक कानून को तोड़ने वाले ही कानून बना के टीम में रहेंगे, तब तक कानून का राज स्थापित नहीं हो पाएगा। अगला वर्तमान यूपी सरकार से, जिसको योगी सरकार व्यक्त करते हैं, उससे सवाल है कि कानून व्यवस्था यूपी की इतनी लचर क्यों हो गई? लाचार नहीं, इतनी लचर कैसे हो गई? यूपी में तो ये दावा किया जाता है कि कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, अपराधी भय से कांपते हैं। तो ऐसे स्टेट में पुलिस के सामने, मीडिया के सामने 3 लोग आते हैं और सरेआम गोली मार देते हैं। वो अपराधी हो या कोई हो, लेकिन पुलिस के सामने, पुलिस कस्टडी में गोली मार देते हैं। इससे तो ये साबित होता है कि अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं है यूपी में, ना ही सरकार का डर है, जिससे वो खुद आकर के गोली मार देते हैं। और कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी देखने को मिला है कि वो इसलिए पुलिस
वो इसकी हत्या की, क्योंकि वो फेमस होना चाहते थे। तो जिस राज्य में अगर अपराधियों को इतना ही डर लगता है सरकार से, पुलिस से, ऐसे में वो ऐसा क्राइम खुलेआम कर रहे हैं जहां वो जान रहे हैं कि मीडिया है, पुलिस से मैं पकड़ा ही जाऊंगा। ये बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन है यूपी सरकार के दावे पे। ठीक है, अगला कि अपराधियों में कानून या सरकार का भय क्यों खत्म होता जा रहा है। ये जो अभी घटना हुई, ये इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप आज भी पेपर उठाइए तो ये सारे क्वेश्चंस मीडिया से गायब हैं, जो कि एक सीरियस क्वेश्चन है। और ये क्यों गायब है, ये सोच से परे है। ठीक है ना। अब अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक एक दिन पहले ही घटना है, दिल्ली कोर्ट के अंदर एक महिला को 3 गोली मार दी गई, 3 बार उसको शॉट किया गया। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। और ये भारत के सभी स्टेट का हाल है कि वहां का जो कानून व्यवस्था है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को लेकर के बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उसको गोली मार दी गई, अच्छा हुआ, बहुत दुर्दांत अपराधी था। देखिए, कभी भी जो कानून से इतर जो भी घटनाएं होती हैं उसको सेलिब्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। उसको सेलिब्रेट करने का मतलब यह है कि हमने जो हजारों साल में एक प्रोसेस बनाया है कि कैसे कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, सोसाइटी चलनी चाहिए, अगर हमने ये अभी तक बनाया कि किसी भी अपराधी को सजा न्यायालय के माध्यम से मिलती है। ठीक है, लेकिन अब अगर सजा पुलिस देने लगेगी, इसका मतलब हम बैक गियर में जा रहे हैं, और ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही खराब चीज है। ठीक है, लेकिन ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के न्यायिक व्यवस्था इतनी बोझिल है, इतनी लंबी है कि वो इतनी लंबी हो जाती है और अपराधी इतना अपराध करने लगता है कि लोग को लगता है कि कानून से ऊपर चला गया है। ऐसे में लोग ये मानते हैं कि ठीक है, उसको कानून के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से ना सही, पुलिस के माध्यम से ही सही, उसको अगर सजा मिली तो ठीक है। ऐसे में लोग ये सेलिब्रेट करेंगे और इसमें उनका कसूर नहीं है। जिस देश में लिटरेसी रेट इतनी कम हो, और अगर वास्तविक लिटरेसी रेट देखें तो बहुत ही कम है, वहां सबसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो सब लोग पूरे प्रोसेस को समझेंगे और उसको सम्मान करेंगे, ये मुश्किल है। ठीक है, देखिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की क्या क्या समस्या हो सकती है। सबसे पहले समस्या ये होगी कि लॉ एंड ऑर्डर पे लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। लोग कहेंगे ठीक है, पुलिस मार रही है, अच्छा ही है। अब जरा इसका एक भयावह सच ये भी समझिए कि आज पुलिस मार रही है, कल को लोग सोचेंगे पुलिस की भी जरूरत क्या है, भीड़ ही मार दे, यानी मॉब लिंचिंग को भी लोग सही ठहराने लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। इसके बाद राजनीतिक वेंडेटा मतलब था प्रतिशोध, या पुलिस किसी से प्रतिशोध लेना हो तो इनकाउंटर कर देगी और 2 मिनट लगेगा पुलिस को ये प्रूफ करने में कि सामने वाला पुलिस पे गोली चला रहा था और इसलिए हमने उसको मार दिया। तो इस तरीके का वेंडेटा, इस तरीके का प्रतिशोध और बढ़ता जाएगा, जो आप सोचिए मेरे और आपके लिए भी बहुत खतरनाक है। अगला कि इलीगल पुलिस किलिंग बढ़ती जाएगी। आप अगर आज गूगल सर्च करें तो आपको ऐसे हजारों केस मिल जाएंगे भारत में जहां पुलिस ने इलीगल तरीके से किसी बेगुनाह की हत्या कर दी है। ठीक है, तो ये और मामला बढ़ता जाएगा, हमने इनकाउंटर को लेजिटिमाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कुछ प्रश्न उन लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो व्यूअर हैं। देखिए, कभी भी अगर इनकाउंटर या ऐसे किसी गैर कानूनी चीजों को हम प्रमोट करेंगे तो ये एक दिन ये गले का फांस हमारे लिए बनेगा, क्योंकि किसी दिन जब ये पुलिस एनकाउंटर से बढ़ के मॉब लिंचिंग पे बात आ जाएगी तो जरा सोचिए वो सोसाइटी कितनी भयावह होगी, जहां कहीं भी भीड़ किसी को बिना ट्रायल किए मारा जा सकता है। जबकि ऐसे कई केसेस हम देखे हैं जहां 20-20 साल तक कोई व्यक्ति जेल में रहा और 20 साल बाद ये सिद्ध हुआ कि वो व्यक्ति निर्दोष था। जो 20 साल के ट्रायल के बाद भी पता चलता है कोई व्यक्ति निर्दोष था, तो सिर्फ 10 मिनट के ट्रायल में या 1 दिन के ट्रायल में ये कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति दोषी है या नहीं है। और हमारी कानून व्यवस्था उस पर चलती है जिसमें ये साफ कहा गया है कि चाहे 25 या 50 गुनहगार छूट जाए पर एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। वो इसीलिए किया गया, इसलिए ट्रायल प्रोसेस इतना लंबा बनाया जाता है। उसमें कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार को है कि अपनी एजेंसी को, अथॉरिटी को और स्ट्रांग करे। अन्यथा धीरे धीरे हम फिर से उसी जंगल वाले दौर में चले आएंगे जिसको हमने बड़ी मेहनत से पिछले 200-300 सालों में इसको डेवलप किया। ठीक है, और ये हम सबके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।